नमस्कार। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी का कार्यक्रम किताब। मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल। आज हम गांधी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। गांधी जी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं दुनिया के इतिहास के जिन्होंने दो काम किए। एक तो ये कि उन्होंने स्वयं अपने आत्म द्वारा, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे समाज का, उसके द्वारा की जाने वाली हिंसा को भी सवालों के दायरे में खड़ा किया। और दूसरा ये कि जिस अहिंसा को या सत्य को अधिक से अधिक व्यक्तिगत साधना का विषय माना जाता था, उसे करोड़ों लोगों की भागीदारी के आंदोलन का आधार बना दिया। इस लिहाज से गांधी जी दुनिया के इतिहास में अद्वितीय व्यक्ति हैं। उनकी सोच का महत्व तब भी होता जब वो केवल एकेडमिक फिलोसफर होते, लेकिन इस कारण तो वे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में गिने जाते हैं। स्वाभाविक है कि गांधी जी पर हजारों किताबें लिखी गई हैं, आलोचना की गई है, प्रशंसा की गई है, सराहना की गई है, जीवनियाँ लिखी गई हैं, उनके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की गई है एरिक एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा, अन्य लोगों द्वारा। उनके परिवार के लोगों ने पुस्तकें उन पर लिखी हैं। राजमोहन गांधी की पुस्तक मोहनदास पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम गांधी जी पर लिखी गई किसी किताब की नहीं, बल्कि स्वयं गांधी जी की लिखी एक किताब की चर्चा करने जा रहे हैं। हम गांधी जी की आत्मकथा पर बात करने जा रहे हैं, जिसे ध्यान देने की बात यह है कि गांधी जी ने नाम दिया था सत्य के 7 प्रयोगों की कहानी, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। मूल गुजराती में सत्यन्यू प्रयोग, सत्य के प्रयोगों की कहानी है, जिसे गांधी जी ने कहा कि आप चाहें तो मेरी आत्मकथा मान लें। मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। महात्मा गांधी को पूर्ण विश्वास था कि सब लोग अगर अपने धर्म का पालन करें तो वो अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। 1 जून 1947 को दिए अपने इस भाषण में भी महात्मा गांधी ने यह सपना साझा किया था। अपनी आशा को हकीकत में बदलने के लिए वो करोड़ों भारतीयों से विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और अहिंसा के पालन और हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन भीतर बाहर सबद निरंतर का अनोखा उदाहरण है। स्वामी आनंद, जयराम दास और बहुत से दूसरे लोगों के आग्रह पर गांधी जी ने आत्मकथा भी लिखी, लेकिन अपने निजी आत्म की कथा भर के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में किए गए प्रयोगों की रिपोर्ट के रूप में। गांधी जी के गुजराती अखबार नवजीवन में 1925 से 1929 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित ये कथा उनके जन्म से लेकर 1921 तक की अवधि को कवर करती है। इस कथा में हम भीतर बाहर के सबद निरंतर की गूंज लगातार सुन सकते हैं। इसमें हम भूतों से डरने वाले मोनिया को राम नाम के प्रताप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को डरा देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी में बदलते देखते हैं। पत्नी पर रौब चलाने वाले पति को सखा भाव अर्जित करते देखते हैं, तो बड़ी से बड़ी राजनीतिक समस्याओं जैसा ही महत्व टॉयलेट की सफाई को देते देखते हैं। मूल रूप से गुजराती में लिखी गांधी जी की आत्मकथा का कई भारतीय भाषाओं के अलावा 12 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। महात्मा गांधी ने आत्मकथा की प्रस्तावना में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लेखों को कोई प्रमाणभूत न समझे। ये मेरी विनती है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उनमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांत रूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। बहुत से लोगों को लगता है, हम अपने बचपन में एक कहावत सुनते थे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन अपने जीवन अनुभव के आधार पर मेरी अपनी विनम्र राय ये है, जो मैं कहता रहा हूँ, कि मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की आत्मकथा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिलीप सिमियन,
बेहद महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है लेबर हिस्ट्री में। मूलतः आप हिस्टोरियन हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनका लिखा हुआ एक उपन्यास पिछले दिनों बहुत चर्चित हुआ है। हिंसा और अहिंसा के सवाल पर, सत्य के सवाल पर गंभीर दार्शनिक प्रश्नों से दिलीप आजकल जूझ रहे हैं और सोशल एक्टिविज्म भी ये करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। दिलीप, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। दिलीप, मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ, कुछ वर्ष पहले आपका उपन्यास आया है रिवॉल्यूशन हाईवे, जो नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि में राजनीतिक हिंसा की समस्या को एक्सप्लोर करता है, उस पर विचार करता है। और ये भी बहुत मार्मिक और रोचक बात है कि उस उपन्यास में गांधी जी भी एक तरह से मौजूद हैं और उस उपन्यास में मनुष्य की वर्तमान स्थिति के बिंब के रूप में अश्वत्थामा भी आता है। तो हिंसा पर इस तरह का विचार करने वाला उपन्यास ये आपने लिखा, इसके पीछे कुछ गांधी जी के विचारों की या उनके जीवन की भी कोई प्रेरणा या भूमिका थी कि आपके इस उपन्यास के लिखने में? हाँ, ज़रूर थी। और हम आज के इस प्रोग्राम में हम गांधी जी के किताब पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि मेरे किताब के बारे में पूछा तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी जो क्रांतिकारी पीढ़ी थी, हम लोग एक महीने में गांधी जी के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, लगातार कुश्ती लड़ रहे थे। तो बाद में ही मुझे सोचना पड़ा कि ये क्या वजह है कि हम गांधी जी को इतने नोकीले ढंग से इतनी आलोचना क्यों कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि वो ठीक हमारे रास्ते में खड़े हो जाते थे। और इसलिए ही मैंने फिर उसके बाद में गांधी जी को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे मैंने ये पाया कि ये आदमी जो है ये सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन तो ज़रूर चाहता है, लेकिन इसमें वो वैमनस्य और नफ़रत बिल्कुल नहीं है। ये प्रेम भाव से दुनिया को बदलना चाहता है। और अगर हम गौर करें तो हमारे हृदय में भी प्रेम भावना थी, लेकिन हम उसको पहचानना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं प्रेम शब्द से और प्रेम बोध से, आपका मतलब है वो पीढ़ी और वो चरित्र, वो पीढ़ी जो रिवॉल्यूशन हाईवे में आते हैं आपके उपन्यास में। जी हाँ। तो जैसा आपने कहा दिलीप, और हम सब जानते हैं कि गांधी जी का जीवन बहुत व्यापक महत्व का और बहुत विविध प्रकार का और इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम किताब है और हमें गांधी जी पर नहीं बल्कि एक किताब पर, उनकी आत्मकथा पर बात करनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि से इस आत्मकथा के, आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग कौन कौन से? अगर मैं सिर्फ एक वाक्य चुनूंगा इसमें से, और बहुत सारे हैं, 3-4 हैं जो मैंने चुने हुए हैं चुनिंदा, एक वाक्य ये है, वो बालासुंदरम वाला जो एक अध्याय है जी, जिसमें एक तमिल मजदूर उनके पास आते हैं जी। और ध्यान देने योग्य है कि गांधी जी का सारा समय साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा समय उन्होंने मजदूरों के साथ ही बिताया, और जिनको गिरमिटिया लेबर कहा जाता है। एक गिरमिटिया मजदूर था जो तमिल था, बालासुंदरम उनका नाम था। उनके ऊपर एक छोटा सा अध्याय उन्हीं के ऊपर है। और वो उनके पास रोते रोते आया और उनके 2 दांत टूटे हुए थे और वो कह रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे पीटा है। तो गांधी जी उनकी देखरेख करते हैं, उसको लेकर एक शिकायत दर्ज करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट को ये भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि मालिक को सज़ा मिले, बस हम यही चाहते हैं कि ये मालिक बदल जाए, इसके फंदे से निकल जाए। और वो सफल हो जाते हैं। सब कुछ सफल होने के बाद वो आदमी उससे मिलने आता है, उसको थैंक यू करने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ आपने मेरे साथ क्या क्या किया, बहुत अच्छा हुआ। तो वो आदमी जब आता है तो वो अपने सिर से पगड़ी उतार देता है। पगड़ी उतारते पर गांधी जी उनसे कहते हैं कि आप उसके उतार क्यों रहे हो, दोबारा पहन लो। और वो जानते हैं कि वहाँ उस समाज में जो उनके साथ भी ये हुआ था, जब वो कोर्ट में गए थे, अदालत में गए थे, तो जज ने उनसे कहा था कि हटाओ पगड़ी को। तो वो जानते थे कि पगड़ी उतारना जो है वो एक हीनता का एक संकेत था। लोग उनको, हिंदुस्तानियों को अपनी औकात बताना चाहते थे। तो इसलिए जब उसने उस बालासुंदरम से कहा कि तुम पगड़ी मत उतारो, पहन लो, तो फिर वो पहन लेता है और वो खुश होता है। और गांधी जी इस पर टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी उनकी आखिरी टिप्पणी ये है कि मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि दूसरों को अपमानित करके एक इंसान अपने आप को सम्मानित कैसे समझ सकता है। क्या बात है। मुझे ये सबसे मार्मिक ये वाक्य इसमें है, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री टू मी हाउ मैन कैन फील देमसेल्व्स ऑनर्ड बाय द ह्यूमिलिएशन ऑफ देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। दूसरों को अपमानित करके लोग अपने को कैसे सम्मानित समझते हैं, इस पहेली को मैं आज तक हल नहीं कर सका हूँ। ये बात उन्होंने
25 से 29 के बीच कभी लिखी होगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आत्मकथा उसी बीच में धारावाहिक रूप में छपी थी। आपको क्या लगता है, हालांकि किताब से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, क्या इस पहेली को गांधी जी अपने जीवन के अंत तक हल कर सके कि दूसरों को अपमानित करके लोग अपने आप को सम्मानित क्यों महसूस करते हैं? हल नहीं कर सके। हल तो देखो, हल निकालना ये तो सारे समाज का काम है। गांधी जी भी कहते हैं कि सत्य की खोज जो है ये सारे समाज को करना है। मैं अकेला सत्य की खोज नहीं कर रहा हूँ। बार बार इस बात को दोहराते हैं इसमें कि ये मेरी खोज है, ये मेरी यात्रा है, लेकिन ये सभी लोग मिलकर इसको इसका हल निकल पाएगा। तो इसलिए गांधी जी इसका हल समाज के सामने अगर उन्होंने दिया, तो जिस ढंग से उन्होंने जीवन त्याग किया, उनसे पूछा जाता था कि कलकत्ते के मतलब राइट्स के बाद में उनसे पूछा गया कि आपका संदेश, देश के सामने आपका संदेश क्या? उन्होंने कहा माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो मेरे ख्याल से हल अगर नहीं निकल पाया तो उनकी कोई कमी नहीं थी कि हल नहीं निकल पाया। उन्होंने पूरी कोशिश की हल निकालने के लिए। आपने एक प्रसंग या एक वाक्य पढ़ा और बाला सुंदरम का प्रसंग आपको बहुत मार्मिक लगता है। और कौन से ऐसे प्रसंग हैं जो आपको या तो मार्मिक या राजनीतिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण लगते हैं? 3-4 हैं। एक तो यह जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक यह है कि एक केस हुआ था, 2 भाइयों के बीच में केस हुआ था, दोनों सेठ जी थे, और उस केस का हल निकालने में काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन उस कहानी का मतलब सार ये है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ करने पर वो बताते हैं गांधी जी, एक सिविल केस था, पैसे को लेकर केस था, बिजनेस का। मैंने मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा, क्योंकि उनके कहने से वो दोनों लोग जो हैं वो मान गए। तो वो हृदय परिवर्तन पर जो जोर देते हैं, केसों में भी, मुकदमे भी चलते हैं, तो हमेशा वो कहते थे कि सच्चा केस ही मेरे सामने लाइए। अगर कोई गलत केस है, आप झूठ बोल रहे हो, तो ये ना सोचिए कि मैं झूठे केस को मैं संभालूंगा, मैं नहीं संभालूंगा। तो इसमें वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो सफल हो गए इस बात पर, तो उन्होंने कहा कि मैंने मनुष्य का अच्छा पहलू जो है ढूंढ निकाला, को खोजना सीखा। तो ये एक और है। तीसरा है कि कहीं वो धर्म की बात कर रहे हैं, तो एक ये बहुत मार्मिक चीज़ है। वो कहते हैं कि संसार की ईश्वर श्रद्धा को मैंने अपनी श्रद्धा बना लिया है। ये दार्शनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं किसी एक धर्म का अनुयायी नहीं हूँ। हालांकि वो थे सनातन धर्मी, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं संसार की श्रद्धा को मैंने अपनी श्रद्धा बना ली। यानी वो कहीं ना कहीं धर्म और पंथ में अलगाव देखते हैं, अंतर कर। अगर इसको यूँ कहें दिलीप के, वो धर्म और एक पवित्रता का जो सेंटीमेंट होता है, हाँ, मनुष्य के जीवन में पावनता की जो खोज है, धर्म जिसका एक रूप है और जो दुर्भाग्य से कई बार विकृत हो जाता है संगठित होकर, गांधी जी के इस वाक्य को और उनके समूचे जीवन को देखते हुए शायद ये कहा जा सकता है कि वो धर्म और पावनता के बीच, सैक्रेड स्पेस के बीच, धर्म और सैक्रेड स्पेस के बीच संबंध को एक तरह से पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यही कर रहे थे। और इस पर हम बाद में और बात कर सकते हैं। बल्कि एक बात आपको याद दिलाऊंगा, उससे आपको शायद ये बात आगे बढ़ाने की भी बात सूझे। अगर आप कभी वर्धा गए हों, गांधी जी के सेवाग्राम गए हों, तो गांधी जी जहाँ बैठ के प्रार्थना किया करते थे, उस जगह एक तख्ती लगी हुई है, उस पर गांधी जी का एक वाक्य लिखा हुआ है, और वो वाक्य एक बार पढ़ने के बाद उसे भूलना असंभव है। और वो वाक्य ये है कि प्रार्थना के लिए ज़मीन का छोटा सा स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुँच है। ये वहाँ लिखा हुआ है सेवाग्राम में, गांधी जी की जहाँ प्रार्थना होती थी और अभी भी होती है वहाँ। तो मुझे लगता है कि इस बात के बीज जाहिर है कि गांधी जी के जीवन के आरंभ से हमें मिलने लगते हैं। आप हमारे दर्शकों को ऐसे कुछ प्रसंग इस आत्मकथा के बताएंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया या अपनी टिप्पणी, जहां हम देखते हैं कि किस तरह आत्मकथा जो 1920 तक का पीरियड कवर करती है, उसके बाद का तो जीवन अपनी जगह है, लेकिन 1920-21 तक के इस पीरियड में गांधी जी का निर्माण करने वाली आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रसंग में मोड़ लगते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, और व्यक्तिगत से लेकर राजनीतिक तक। वाकई ये एक आत्मकथा है, लेकिन क्योंकि गांधी जी के लिए अंदर और बाहर में कोई खास अंतर नहीं था, वो मानते थे, ये बात मानकर चल रहे थे कि इंसान का उद्धार और समाज का उद्धार दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं।
व्यक्ति का उद्धार और समाज का उद्धार दोनों एक साथ में चलने पड़ेंगे। इसलिए आत्मकथा होते हुए भी ये समाज पर भी टिप्पणी है। ध्यान देने योग्य मुझे मतलब इसको पढ़ के मैंने बहुत सालों बाद में इसको पढ़ा है फिर से, शुरू से अंत तक। पहले तो मैं सिर्फ डुबकी लगाता था इसके अंदर, लेकिन शुरू से अंत तक मैंने ध्यान से पढ़ा। तो ये मुझे एक बात लगी कि ये सिर्फ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, गोरों की आलोचना नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा आलोचना तो वो हम लोगों की ही कर रहे हैं, अपनी खुद की कर रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण की कहानी है। आत्म मतलब न सिर्फ वो स्वयं एक व्यक्ति गांधी, लेकिन समाज। तो जहाँ कहीं भी वो टिप्पणी देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे गरीब और दरिद्र लोगों के बारे में उनका फोकस हमेशा रहता है, चाहे वो थर्ड क्लास पैसेंजर हों, चाहे वो गिरमिटिया मजदूर हों, चाहे वो किसी प्रकार मतलब दलित हों, अल्पसंख्यक हर किस्म के सबसे जो गरीब और जो वंचित लोग हैं उनके ऊपर उनका फोकस रहता है। और साथ में वो, हालांकि उनकी सहानुभूति बिल्कुल प्रकट है, स्पष्ट है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि देखो ये किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, कितनी गंदगी है, क्या लापरवाही है। हम मतलब शौचालय के बारे में बहुत कहा उन्होंने, बहुत विस्तार से बताया। तो सफाई, तो दैनिक जीवन के बारे में उनकी बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं। तो ये आत्मनिरीक्षण के साथ में अपने समाज के दैनिक जीवन का जो भौतिक पहलू है उसके ऊपर वो बहुत टिप्पणी देते हैं। तो ये इस भौतिक पहलू में चाहे वो भोजन हो, हर अलग अलग प्रकार के परहेज हों, वो उसके बारे में बहुत टिप्पणी देते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसको छोड़कर सफाई, गंदगी, रहन सहन, जीवन मतलब जो बीमारियां फैलती हैं, ये सब चीज़ों को लेकर वो टिप्पणी देते आ रहे हैं। आत्मकथा पढ़ते हुए दिलीप, आपको गांधी जी आत्मकथा चंपारण के इसको कवर करती है, क्योंकि भारत में आते ही वो गए थे चंपारण। जब वो चंपारण के बारे में लिखते हैं, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि एक तरह से चंपारण यात्रा ने भविष्य के गांधी को जन्म दिया। किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में लाने वाले गांधी का जन्म चंपारण के अनुभव से हुआ, और संयोग से ये गांधी जी की चंपारण यात्रा के 100 साल का भी साल है। बिल्कुल। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 2016 में, गांधी जी 1916 में चंपारण गए थे। आत्मकथा में गांधी जी जिस तरह चंपारण को याद करते हैं या चंपारण पर कमेंट करते हैं, उस पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़े विस्तार से अपनी बात। ये बहुत अच्छा हुआ ये प्रश्न आपने डाला, क्योंकि चंपारण जो है वो वाकई एक नोक है उनके इतिहास में। और चंपारण में पहली बार वो पटना गए और पहली बार वो चंपारण गए, इससे पहले कभी गए नहीं थे। और एक शख्स जो है वहाँ का किसान था, राजकुमार शुक्ल, जो उसका पीछा करता रहा, जिद करके उनको जिद करके पहले लखनऊ में, फिर अहमदाबाद में, फिर कलकत्ते में, लेकिन उनको घसीट के ले गए और ले गए। फिर वहाँ से मजहरुल हक से मिले, फिर आगे जाकर राजेंद्र प्रसाद जी से मोतीहारी राजेंद्र प्रसाद जी से मिले। तो ये पहली यात्रा थी उनकी बिहार में, और बिहार के किसानों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आप जानते हैं 3 कथिया की प्रणाली थी, और किसान बहुत चिंतित थे 3 कथिया को, नील की उपज को लेकर। 3 कथिया क्या होती है, जरा हम लोगों को 3 कथिया ये है कि 1 एकड़ ज़मीन में 20 कथ होते थे, और 3 कथिया का मतलब है कि 3 कथ जो है उसकी उपज नील के लिए डिवोटेड होगा। तो नील का उत्पादन जो है वो किसानों के ऊपर थोपा गया, एक किस्म का एक वजन बन गया उनके ऊपर। तो इसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि ज़बरदस्ती नील का उत्पादन हो रहा था। तो 3 कथिया आंदोलन जो है इसको लेकर जो प्लांटर्स थे, वो यूरोपीय प्लांटर्स, ज़्यादातर प्लांटर्स जो गोरे थे, तो इसको लेकर किसी ने इसकी छानबीन नहीं की थी। और ये राजकुमार शुक्ल जो है उनके पीछे करके वो चाहते थे कि वो आकर इसकी छानबीन करें। तो उल्लेखनीय बात यह है कि वहाँ के किसानों ने वो कांग्रेस के बारे में भी नहीं जानते थे, राष्ट्रीय आंदोलन की बात तो छोड़िए। और ये कुछ गिने चुने ये वकील थे, राष्ट्रवादी वकील, जिन्होंने गांधी के बारे में सुना था और वो चाहते थे कि वो वहाँ पर आए। तो जब वो गए तो वहाँ के जो अफसरगण थे उन्होंने कहा कि हम इनको रोकेंगे, और उनके ऊपर समन्स दे दिया कि आप नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा कि मैं अवज्ञा करूँगा, ये जो आदेश है आपका, इसका अवज्ञा करूँगा, मैं नहीं जा सकता यहाँ से। फिर उन्होंने धीरे धीरे अधिकारियों को अपने पक्ष में जीत लिया, काफ़ी संयमी ढंग से उनके सामने पेश आए। उन्होंने कहा कि मैं छानबीन करने आया हूँ, मैं गड़बड़ करने नहीं आया, अराजकता फैलने के लिए नहीं आया, लेकिन अगर मैं इनके बारे में समझना चाहता हूँ तो मुझे इन सबसे मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो वो मिले, प्लांटर से भी मिले, पुलिस वालों से मिले,
और जब उनको अनुमति दी गई तब उन्होंने जो छानबीन शुरू किया, क्योंकि गवाही देने के लिए किसान आने लगे और गवाही में भी सीआईडी वाले बैठा करते थे। लेकिन इससे पहली दफ़ा जब वो गए और किसानों से मिले, इतने सारे रोकथाम लगाने के बावजूद वो गए और मिले, तब उनकी टिप्पणी ये है कि चंपारण के बाहर की दुनिया को वो जानते नहीं थे। ये किसानों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जानते नहीं थे, किसान नहीं जानते थे। किसान नहीं जानते। फिर भी उनका और मेरा मिलाप पुराने मित्रों जैसा लगा। अतएव ये कहना मैं अतिशयोक्ति नहीं बल्कि सत्य है कि इसके कारण मैंने वहाँ ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। तो मुझे ये बहुत ही मार्मिक एक और बहुत ही मार्मिक सेंटेंस लगता है कि उनके वो जनता के साथ मिले और जनता ने जिस ढंग से उनका स्वागत किया, अवश्य इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव गांधी जी के हृदय में लगा। और इसलिए वो कह रहे हैं कि किसानों से मिलकर मैंने अहिंसा को देखा, सत्य को देखा और मतलब खुदा को देखा। असल में ये जो बात आपने कही दिलीप, इससे मुझे जवाहरलाल जी की एक बात याद आती है। जवाहरलाल जी, आप जानते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात पर बार बार विचार करते हैं, क्योंकि वो तो रैशनलिस्ट थे, समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, साइंस से बहुत प्रभावित थे। तो उन्हें इस बात पर बार बार उलझन होती थी कि गांधी जी कई बार जिस तरह की बातें करते थे उससे जवाहरलाल जी को बार बार उलझन होती थी, और उन्होंने दर्ज की है। और बहुत सारे लोग जो एक्शन चाहते थे, वायलेंट एक्शन। आप जो बात पढ़ रहे हैं आत्मकथा से, उससे मुझे जवाहरलाल जी की आत्मकथा का वो वाक्य याद आता है जब वो कहते हैं कि अहिंसा का मर्म क्या है, इसे न केवल गांधी जी बल्कि हिंदुस्तान का आम किसान भी अच्छी तरह समझता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अहिंसा एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बात गांधी जी के मन में चंपारण के अनुभव के बाद स्पष्ट हुई, या हम ये कहें कि ये बात वो दक्षिण अफ्रीका से अपने मन में लेकर आए थे? मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका से ही चलते आ रही है ये बात। लेकिन इतना कहना पड़ेगा कि चंपारण जाकर और भारतीय किसानों और वो सबसे दरिद्र किसानों से मिलकर भारी असर पड़ा होगा उनके हृदय पर, नहीं तो ये वाक्य नहीं लिखा होता उन्होंने कि पहली दफ़ा मैंने अहिंसा को साक्षात्कार किया, अहिंसा, सत्य, ईश्वर। यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के प्रसंग में ये नहीं लिखा है उन्होंने कहीं भी इस तरह का। ये बात सही है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी पहले से चाहते थे कि हिंदुस्तान आएँ और हिंदुस्तानी पब्लिक के साथ मिलें और यहाँ के आंदोलन के साथ जुड़ जाएं। तो इस मायने में वो हमेशा देशभक्त थे और वहाँ पर भी अपने देशवासियों की सेवा कर रहे थे। हालांकि आप हमेशा ये देखेंगे गांधी जी में कि वो मनुष्य में कोई अंतर नहीं करते। गांधी जी की आत्मकथा में आप जाहिर है कि आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं, एक बहुत ही लगभग भेदक किस्म की पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी इस आत्मकथा में कमाल की है। अपने जीवन के बारे में ऐसी बातें, और तब तक गांधी जी एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके थे। 1925 से 27 तक ये आत्मकथा लिखी गई और छपी, भारत के बहुत बड़े नेता बन चुके थे, और उस समय अपने निजी जीवन के बारे में ऐसी बातें खुल के सबके सामने रखना, ये संभवतः केवल गांधी जी कर सकते थे। लेकिन इसी प्रसंग में एक सवाल ये भी उठता है, गांधी जी के बहुत सारे आलोचक ये भी कहते हैं कि कस्तूरबा के साथ और अपने संतानों के साथ व्यवहार में गांधी जी काफ़ी तानाशाह किस्म के व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। और जिस घटना का जिक्र आत्मकथा में है और जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं, उसको भी गांधी जी की तानाशाही मानसिकता के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है कि वो अपनी मर्जी कस्तूरबा पर थोप रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सब स्वयं इन चीज़ों का बयान किया है। हाँ, वरना हमें मालूम ना होता। हाँ, तो कस्तूरबा ने कोई आत्मकथा नहीं एक लिखी। मायने में आत्मालोचन भी चल रहा है इस किताब में। अगर आप ध्यान से इस किताब को पढ़ेंगे तो बार बार विनम्रतापूर्वक ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये त्रुटियां हैं, और सच्चाई बयान कर रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों के साथ जो मैंने उनकी शिक्षा की, हो सकता है कि फलानी कमियां हुई होंगी उसमें। मैं अपनी बीवी के बारे में, पत्नी के बारे में ये भी कहते हैं कि एक दिन वो इतना गुस्सा हो गए कि उनको ये पंचामा के केस में कि उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने फिर कहा कि आप तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब कुछ वो बयान करके बता रहे हैं। तो इससे लगता नहीं है कि यह आदमी अपनी त्रुटियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को एक आदर्श मनुष्य, पुरुषोत्तम बनाने, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कतई सच नहीं है। वो बार बार ये बयान करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर त्रुटियां हैं। उदाहरण के लिए वो शुरुआत कई दफ़ा ये कहते हैं कि मैं उन दिनों में ब्रिटिश साम्राज्य के पूरी तरह से विरोधी नहीं था,
उपनिवेशवाद का पूरी तरह विरोधी नहीं था, संपूर्ण आज़ादी की मांग मैं नहीं कर रहा था। मैं समझता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कुछ गुण हैं, इससे कुछ भला हो सकता है। बल्कि क्योंकि आपने चंपारण की बात की, तो चंपारण और खेड़ा का उल्लेख करते हुए उन्होंने किम्सफोर्ड को जो पत्र लिखा 1919 में, उन्होंने कहा कि देखिए इन संघर्षों की सफलता से तुम्हारी शोभा बढ़ी है, क्योंकि मैंने इन संघर्षों के जरिए आपके लोगों को समझाया कि आपकी न्याय प्रणाली अब भी चालू है, उसमें दम है। तो इसलिए वो आप देख सकते हैं इस किताब में कि वो धीरे धीरे अपने मन का जो विकास है, उनकी राजनीति जो है वो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। अच्छा दिलीप, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ और इसके बाद हम अगले हिस्से में यहाँ बैठे मित्रों से बात करेंगे। आप स्वयं एक लेखक हैं और उपन्यासकार भी हैं, और हालांकि ये आत्मकथा आपने अनुवाद में पढ़ी है, अंग्रेजी में पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक पाठक के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग गांधी जी के गद्य की बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं खुद स्वयं गुजराती नहीं पढ़ सकता, थोड़ी बहुत पढ़ सकता हूँ, लेकिन गांधी जी के गद्य की बहुत प्रशंसा की जाती है, उनकी लेखन शैली की। आपकी कोई राय बनी है गांधी जी के गद्य के बारे में, ये पढ़ के या अन्य रचनाएं पढ़ के? इसको पढ़ के, क्योंकि हम इस किताब की बात कर रहे हैं, तो मैं वैसे दंग रह गया कि कितनी सरल और सहज भाषा से वो कितने महान मुद्दों को रख सकते हैं पाठक के सामने। तो ये इतना सरल है कि इस भाषा को आप ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरे साथ बैठकर चर्चा कर रहा है। तो ये सरलता है, सहजता है, और इस सहजता के बावजूद वो काफ़ी गंभीर सवाल रख सकते हैं हमारे सामने। तो यही मैं कहूँगा कि ये इसको पढ़ना बहुत आसान है, और इसके अध्याय बहुत छोटे हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक कहानी बता रहे हैं हमें। यानी गांधी जी की आत्मकथा प्रमाण देती है इस बात का कि सरलता और गंभीरता में कोई अनिवार्य विरोध नहीं होगा। बिल्कुल विरोध। बहुत धन्यवाद दिलीप आपका। ये वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ बैठी ऑडियंस के साथ। प्रसंगवश मैं ये बता दूं कि हम लोग दिल्ली के गार्गी कॉलेज में हैं, और यहाँ हमारे साथ इस कॉलेज की प्रिंसिपल, इस कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो कार्यक्रम के अगले हिस्से में गांधी जी की आत्मकथा के बारे में दिलीप से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जो आप कह रहे हैं कि हम गांधी जी को भूल गए, उनके आदर्शों को भूल गए, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका जो उदाहरण है हमारे सामने बहुत बड़ा, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चट्टान की तरह एक सहारा है। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस हिस्से में हम लोग बात करेंगे दिलीप से गांधी जी की आत्मकथा के बारे में। यहाँ बैठे लोग सवाल पूछेंगे, दिलीप उत्तर देंगे। जी डॉक्टर त्यागी। मैं डॉक्टर शशि त्यागी, प्रिंसिपल गार्गी कॉलेज। मैंने गांधी जी के बारे में काफ़ी पढ़ा है, और मैं सोचती हूँ कि गांधी की फ़िलॉसफ़ी आजकल के टाइम में बहुत रेलिवेंट होनी चाहिए, पर फिर भी मुझे ये लगता है कि आजकल की जनरेशन उनको महात्मा गांधी, बापू और एक भगवान के रूप में तो पूछती है, लेकिन उनकी फ़िलॉसफ़ी को अपने जीवन में इतना नहीं अपना पा रही है। और देखिए, गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता के ऊपर इतनी इम्पोर्टेंस दिखाई, फिर भी हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा टू कीप द कंट्री क्लीन। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, गांधी जी का कोई पका पकाया सुदृढ़ सुस्पष्ट कोई फिलॉसफी थी नहीं। वो ही वॉज नॉट ए सिस्टम बिल्डर, वो कोई सिस्टम नहीं बनाई उन्होंने। इसलिए उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो मेरे ख्याल से उनके, अब ये बात मानना पड़ेगा कि हर संदर्भ में वो जिसको कहते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया करते थे, सफाई पर बहुत जोर दिया करते थे। अगर किसी अधिवेशन में जाएं तो कैसे खाना पक रहा है और किस तरह से लोग खा रहे हैं, किस तरह से लोग सफाई कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर टिप्पणी देते हैं। इतना समय उन्होंने बिताया थर्ड क्लास रेलवे पब्लिक डब्बे में सफ़र जो है, जिसका अनुभव लोगों को होता है। तो अभी अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसके अध्याय, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बदले नहीं है 70 साल में। पब्लिक डब्बे में घुसने का प्रयास जो है उतना ही मतलब खतरनाक है जितना उन दिनों में था। तो
तो ये दैनिक चीज़ें जो सबसे साधारण चीज़ें हैं जीवन के, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है इस दिलीप, किताब मैं में। यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ डॉक्टर त्यागी के सवाल में, फिर आप जारी प्लीज। रहिएगा। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, स्वच्छता का सवाल हो या कोई भी सवाल हो, गांधी जी की खूबी इस बात में थी कि वो व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों तरह के पहल की, दोनों तरह के परिवर्तन की बात करते थे। स्वच्छता की ही बात करें तो प्रसंग है कि कांग्रेस के अधिवेशन में गए और वहाँ गंदगी देखी तो स्वयं बाल्टी और पंजा और झाड़ू लेकर सफाई करने शुरू हो गए। नतीजा ये निकला कि अगले कांग्रेस अधिवेशन में सफाई एक बाकायदा इशू बना, उसके लिए कमेटी वगैरह बनाई गई। मुझे लगता है कि आज की हो बात कभी की भी हो, देश की स्वच्छता केवल नागरिकों की जिम्मेवारी नहीं है और वो केवल सरकार की भी जिम्मेवारी नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका एक विशेष प्रश्न था कि आजकल की युवा पीढ़ी में जो है वो गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर मैं ये कहूँगी ये हम लोगों की भी गलती है, हम लोगों की पीढ़ी की भी गलती है, हम टीचरों की भी गलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिव रेडिकलिज्म जिसको कह सकते हैं, एक प्रकार का मतलब अतिवाद में हम छलांग मार के घुस जाते हैं। तो ये गांधी जी की आलोचना करना आजकल एक फैशन बन गया है। गांधी जी न ही उसको देवता बनाने की कोई ज़रूरत है, वो देवता भी नहीं थे, वो सिर्फ इंसान थे। और अगर आप उनको इंसान के नज़रिए से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, वो बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं। हम में भी कौन छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि मैं जो 20 साल की उम्र में सोचता था वो मैं 50 साल की उम्र में सोचता हूँ, कि मुझ में 50 साल में या 30 साल में या 40 साल में कोई परिवर्तन नहीं आए? परिवर्तन अवश्य आए। तो इसलिए हमें गांधी को एक मानव के रूप में देखना चाहिए। लेकिन हाँ, वो थे बहुत महान, और अंत में वो कई बार इस बात की खिल्ली उड़ाते हैं कि उनको महात्मा पद दे दिया गया है। लेकिन वो अंत में जाके उन्होंने कहा था कि अगर मैं राम का नाम लेते हुए मरूं तब आप मुझे महात्मा कह सकते हैं। तो वो एक सहज आदमी था, लेकिन था वो महापुरुष, मानना पड़ेगा। लेकिन हम उसकी सहजता को और साधारण तत्व को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, ये हमारी गलती है। आइंस्टाइन की बात अगर याद करें तो अविश्वसनीय रूप से अद्भुत। और कोई सवाल? सर, मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारद्वाज है, मैं हिंदी विभाग से हूँ। मेरा सवाल है कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक जुमले से शुरुआत की प्रोग्राम की कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो क्या वास्तव में गांधी और उनकी विचार भारतीय जनता के लिए मजबूरी हो गए हैं? गांधी जी सत्य और अहिंसा पर बल देते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज सत्य बोलने वालों की क्या दुर्दशा होती है। ऐसा है कि ये जुमला मेरा नहीं है जी सर। बल्कि मेरा जुमला वो है जो इसके प्रतिवाद में मैंने कहा जी सर। और संयोग से पिछले कई सालों से कहता आया हूँ। इसलिए ये रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात अपने दिमाग में साफ रखें। सर मेरा जुमला मैं फिर से दोहराता हूँ, जी। जो लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो नितांत भ्रमित हैं, गलत कहते हैं। मैं कहता हूँ मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मेरा जुमला नहीं है, कृपा करके ये जुमला मेरे ऊपर मत लागिए। मैं तो मजबूती का नाम महात्मा गांधी मानता हूँ। ठीक है। अगला सवाल। हाँ, मेरा नाम सुनील वर्मा है, हिंदी विभाग से हूँ। जैसा कि चर्चा के दौरान कई बार बातें ये आई कि गांधी जी हमेशा दरिद्र और गरीब या अंतिम व्यक्ति के पक्ष में हमेशा खड़ा होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रोजगार के रूप में वो पारंपरिक रोजगार को अपनाने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं सर इससे वर्ण व्यवस्था के समर्थन में उनके विचार दिखाई देते हैं। तो फिर कहाँ से दलित उद्धार या गरीबों का उद्धार कहीं न कहीं एक तरह से हम देखें तो राजनीतिक दाव की तरह भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। इस पे टिप्पणी मैं चाहता हूँ। तो थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या? वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि गांधी जी अंतिम व्यक्ति की, दरिद्र की बात करते हैं, लेकिन अगर दरिद्रता की बात की जाए तो एक स्तर पर सवाल रोजगार से जुड़ जाता है। और गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, यानी जो पारंपरिक रोजगार है, आपके अपने वंश का जो रोजगार है उसमें आपको रहना चाहिए, ऐसी बात कुछ करते प्रतीत होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन और दरिद्र के कल्याण की बात, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? और एक मिनट, पूरा सवाल में एक पहलू उनके सवाल का ये है। दूसरा ये है कि ऐसी बातें करते हुए दरिद्र के या दलित के उत्थान की बात करना, क्या ये केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये लाजमी है कि मैं कम समय में इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा पूरी तरह से, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि वो एक परंपरागत शब्दावली में अपनी बातें कहते थे, परंपरागत शब्दावली का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन उस परंपरा के साथ साथ में जो वो अमल में लाते थे उस परंपरा से इतना दूर था, इतनी गहराई थी, तो इसलिए वो एक मायने में एक क्रांतिकारिता थी उसके अमल में, उनके व्यवहार में। सिर्फ ये उदाहरण है कि मतलब अपना मल खुद साफ करो, बल्कि ये पंचामे के मल को भी साफ करो। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण जो इस सवाल के जवाब में मैं नहीं, एक बात मैं ज़रा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि खेड़ा कैंपेन के बाद में फिर उन्होंने ये चरखे का जो कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है, चरखा अभियान। तो उसमें ही उन्होंने पाया कि उनको चरखा चलाने के लिए कोई बुनकर मिल ही नहीं रहा था जो धागा पैदा कर सके। फिर उन्होंने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन में, उन्होंने स्वदेशी कपड़े को पैदावार को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाया, इसमें आप देखेंगे कि सैकड़ों लोगों को एक नई प्रकार की आजीविका मिली। जो आजीविका खत्म हो चुकी थी उसको दोबारा जागृत करने की कोशिश की। तो इसमें वो आम जनता की राय को और आम जनता के हित को बिल्कुल सामने रख रहे थे। सबसे शुरुआती आंदोलन उनके यही थे। चंपारण के व्यवहार की बात की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और मैं सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो प्रसंगात्मक कथा में भी आता है। जब गांधी जी ने 1915 में कोचरब में आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी सहायता की, बहुत से संपन्न लोग आश्रम के लिए चंदा देते थे। और गांधी जी ने उस आश्रम में रहने के लिए एक तथाकथित निम्न जाति के दलित परिवार को निमंत्रित किया। और जैसे ही ये बात नगर में फैली, आपको जानना चाहिए, गांधी जी के बहुत सारे समर्थक नाराज़ हो गए और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह परिवार यहाँ रहेगा और सबके साथ खाएगा, सबके साथ उठेगा बैठेगा, तो हम आपके आश्रम को चंदा नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा आप मत चंदा दीजिए। लोगों ने कहा कि आश्रम यहाँ नहीं रहने पाएगा। गांधी जी ने ना रहने पाए, लेकिन यह परिवार इस आश्रम में रहेगा। तो जो बात दिलीप कह रहे हैं कि पारंपरिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए गांधी जी कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो एक पारंपरिक सोच का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खैर मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि गांधी जी पारंपरिक मुहावरे में परंपरा की बुराइयों से संघर्ष कर रहे हैं और परंपरा को एक तरह से नया रूप देने की कोशिश। जब हरिद्वार गए और वहाँ के बनारस गए, हरिद्वार के स्वामी जी से मिले। हरिद्वार के स्वामी जी ने कहा कि तुम ना तो शिखा रखते हो ना जनेऊ पहनते हो। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है और मैं जनेऊ, क्योंकि इतने करोड़ों की संख्या में हिंदू रहते हुए भी लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो मैं भी नहीं पहनूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, आपका सवाल? हाँ, मैं डॉक्टर दीपिका कश्यप, हाँ, संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गांधी जी मानते थे कि ईश्वर इंसान में वास करता है, तो वो मूर्ति पूजा को क्यों मानते थे? मूर्ति पूजा को क्यों मानते थे? हाँ, क्योंकि वो मनुष्य में भगवान को वो देखते थे कि गांधी जी ने कई बार कहा कि हाँ, मूर्ति पूजा में मेरी आस्था है, पुनर्जन्म में मेरी आस्था है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर कोई भगवान मूर्ति में पत्थर में देखना चाहता है उसमें क्या गलती है? भगवान तो चारों तरफ लगा हुआ, कण कण में व्यापे हैं, कण कण में व्यापे हैं राम। हाँ, तो मूर्ति पूजा को लेकर के उनका कोई खास मतलब कि मूर्तियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है अपने आप को धार्मिक मानने के लिए, इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मेरे ख्याल से उनका जो अप्रोच था धर्म के बारे में वो काफ़ी उदार या दार्शनिक था, एक दार्शनिक सोच था। तो ये गलत होगा, ये कहना गलत होगा कि मूर्ति पूजा पर खास उनका इंटरेस्ट था। नहीं, बल्कि जो अभी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में जो मैंने, आप कभी सेवाग्राम जाएं तो वो जगह देखिएगा जहाँ लिखा हुआ है कि प्रार्थना के लिए ज़मीन का स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुँच है। कृपया ध्यान दें इस वाक्य पर, क्योंकि उस तक सबकी पहुँच है। किसी भी धर्म के नाम से बनी हुई इमारत कुछ लोगों को इंक्लूड करती है, कुछ को एक्सक्लूड करती है। गांधी जी की धर्म दृष्टि सबको इंक्लूड करती है और उस इंक्लूजन में मूर्ति पूजक भी शामिल है। यानी आप मूर्ति पूजा ना करें वो ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों के पीछे पड़ जाएं ये भी कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। तो एनीवे, अगला सवाल। हाँ सर, मेरा नाम अंकिता है, मैं हिंदी विभाग की 3य वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न है सर कि गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे और सर आज का युग मशीनीकरण के अभाव में असंभव सा लगता है, तो क्या आपके इस विषय में क्या विचार हैं? ऐसा है कि गांधी जी, अगर आप यंग इंडिया को हिंद स्वराज को पढ़ेंगे तो उनका जो लेटेस्ट जो उनका इंट्रोडक्शन है उसमें कहते हैं कि मेरा जो आखिरी स्टेटमेंट है किसी मुद्दे को लेकर उसी को आप मान के चलिए, क्योंकि मेरे विचार बदलते हैं। और बदलाव का एक संकेत यह है कि उन्होंने कहा, सिंगर शूइंग मशीन के बारे में उन्होंने कहा
हालांकि मैं मशीनों के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि सिंगर ने इसका आविष्कार इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पत्नी को देखकर उसको दया आ गई, पत्नी प्रेम की वजह से उसने सोइंग मशीन बनाया। तो जो प्रेम से बना हुआ जो मशीन है वो ठीक है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से वो तमाम तकनीकों का विरोध नहीं करते, लेकिन एक मायने में तो कहना होगा कि तकनीकों की दौड़ जो लगी हुई है आज, तकनीकों की दौड़ से पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा ये सब हम लोग समझने लगे हैं। तो गांधी जी फिर भी कुछ समझदारी की बात कर रहे थे, तकनीकीकरण का विरोध करके कुछ ना कुछ समझदारी की बात कर रहे थे जो हम आज समझ पा रहे हैं। और कुछ? हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि गांधी का तरीका जो है वो अपने ओपोनेंट की आत्मा को, अंतरात्मा को अपील करने का तरीका है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जब शोषण की, शासन की और प्रशासन की परिभाषा थोड़ी धूमिल सी हो गई है, तब ये तरीका कितना कारगर और कितना विश्वसनीय है कि हम अपने विरोधी की आत्मा को अपील करें, अंतरात्मा को अपील करें। तो इस पर मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगी। थोड़ा सा शरारती टच अगर मैं दूं तो अंतरात्मा हो तो अपील करें, अंतरात्मा है ही नहीं। हाँ, जवाब देखिए, इसको मैं भी बहुत देर तक मैं सोचता आ रहा हूँ इस पर, लेकिन मैं इतना कह दूँ कि अगर हम इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर सिर्फ हम क्रोध से बात करेंगे और वैमनस से भरे बातचीत करेंगे तो इससे कोई परिवर्तन तो आएगा नहीं। इतना होगा, ये दुष्चक्र जो है वो बढ़ता रहेगा। आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम झगड़ा, उसके चलते चलते विभाजन हो गया, विभाजन के चलते चलते अब न्यूक्लियर बम, एटम बम बन गए, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए अगर हमें परिवर्तन लाना है, किसी प्रकार के परिवर्तन, तो सामने वाले व्यक्ति के सम्मान को, इसलिए इस किताब में बार बार आप देखेंगे कि वो किसी को दुश्मन नहीं ठहराते, ना पुलिस वालों को, ना मैजिस्ट्रेट्स को, ना गोरों को, ना साम्राज्य को, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते। ये बात मैंने सीखी इस किताब को पढ़ के। लेकिन मतलब डटे रहे अपने आंदोलन पर। उनके साथ कितनी घटनाएं घटी, उनको घसीट के शारीरिक रूप से पीट करके निकाला गया, उन्होंने वो डटे रहे अपने पॉइंट पर और बदलाव लाए। इंडेंचर्ड लेबर एक्ट वो बदला गया, रजिस्ट्रेशन के लिए वो एक्ट बदल दिए गए, चंपारण में भी कुछ सफल हुए, खेड़ा में भी सफल हुए, सफलता मिली उनको। लेकिन जहाँ तक हो सकता था वो सरकारी मुलाजिमों के, सरकारी जो अफसर थे और जो शासक वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बात करते थे, उनके सामने जाते थे, बात करते थे। तो ये विमर्श का जो तरीका है, विमर्श के ज़रिए चाहे आप उस सामने वाले का हृदय न बदल पाएँ, लेकिन फिर भी कम से कम आप अपना सम्मान बनाए रखेंगे और उसको आश्वासन देंगे कि उसका सम्मान भी रहेगा। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एकमात्र रास्ता ये है। अगर आप दूसरे को बिल्कुल दुश्मन ठहराएंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, विध्वंस हो सकता है। सर, मैं श्रीनिवास त्यागी। मेरा सवाल, इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य पे 2 लेख हैं। उसमें गांधी जी ने लिखा है कि संतानोत्पत्ति और परिवार जो सार्वजनिक जीवन में आते हैं उनके लिए बाधा हैं। और आज की राजनीति और आज के परिदृश्य को हम देखें तो जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं वो राष्ट्र हित को, समाज हित को परे रख के परिवार हितों की परिवार हितों के उसमें बढ़ावा देने में या अपने परिवार में लगे हुए हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए। सार्वजनिक जीवन में गांधी जी से न राजनीतिज्ञों ने कुछ सीखा, न समाज के आम नागरिक ने कुछ सीखा। गांधी जी जीवन में नहीं हैं, गांधी जी जेब में बन के रह गए हैं। इस विसंगतियों पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? गांधी जी जीवन में नहीं है, जेब में 500 रुपए के नोट पे छपे हुए। हाँ, जीवन में नहीं है, जेब में भी रहेंगे कितनी देर मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हम गांधी जी को भूल गए, उनके आदर्शों को भूल गए, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका जो उदाहरण है हमारे सामने बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चट्टान की तरह एक सहारा है। अगर वो सहारा न होता हमारे लिए, ये सोचिए कि जब देश का विभाजन हो रहा था और इतना वैमनस्य था, इतना खून खराबा चल रहा था, तो उस मौके पर एक गांधी जी जैसा मनुष्य न होता, गांधी जी जैसा व्यक्ति जो है न होता और वो न कह रहा होता। उदाहरण के लिए दिल्ली में ही उन्होंने अपना उपवास के अंतिम यज्ञ उसको कहते हैं, अगर वो काम न किया होता तो हमें इस आदमी का आविष्कार करना पड़ता। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो इसलिए वो आदर्श, कुछ आदर्श हम समाज को एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है कि हमारे सामने कोई ना कोई तो आदर्शवादी व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो हम बिल्कुल निस्सहाय हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे।
तो इसके बारे में और भी इसमें- डिस्कस कर सकते इसमें हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दिलीप, एक स्वीपिंग रिमार्क के तौर पे हम कहते हैं कि हम सब गांधी जी को भूल गए हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है। दुनिया भर में अगर आप पिछले 50-60 साल के आंदोलनों का इतिहास देखें, ग्रीन मूवमेंट से लेकर के इजिप्ट में जो कुछ हुआ अभी पिछले दिनों, खुद हमारे देश में जो विविध प्रकार के छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गांधी जी और उनके मेथड्स, तमाम सारी असहमतियों के बावजूद गांधी जी और उनकी मेथड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की पृष्ठभूमि में रहे हैं। हो ची मिन्ह तो क्रांतिकारी थे, अहिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम वन ऑफ दी प्रोजेनी ऑफ गांधी जी, मैं गांधी जी की संतानों में से हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका ये जो वक्तव्य है ये एक स्वाभाविक है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, लेकिन इतिहास के एक विद्यार्थी के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि गांधी जी को हम भूल नहीं गए हैं। हम सब नहीं भूल गए, हम में से बहुत से लोग भूल गए, सभी भूल गए, ऐसा नहीं है। और कोई सवाल? मेरा प्रश्न है, कहीं ना कहीं गांधी जी को ये ज्ञात था कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली। क्या वो थक गए थे? और जबकि उस समय देश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने निबंध लिखा है दी लास्ट काफी महात्मा महत्वपूर्ण गांधी। प्रश्न है। हाँ, वो थक गए थे, ये मानना पड़ेगा कि वो थक गए थे। ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत कम इतने दिलेर लोग हैं, लीडर हैं, जो उनकी मतलब उनके ऊपर हत्या करने की कोशिश के बावजूद वो किसी प्रकार की सिक्योरिटी लेने को तैयार नहीं है। वो बार बार कहें कि जब मुझे मरना है, जब राम मुझे ले जाना चाहते हैं। 20 जनवरी को बम फेंका गया था उनकी सभा में। हाँ, 20 जनवरी को बम फेंका 20 जनवरी को बम फेंका गया था, उसके बाद में भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो थक तो गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी योजना थी कि वो सारे जो पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख लुट के आए हैं, दुखी इंसान आए हैं, उनको वो एक काफिला बनाकर वापस ले जाएंगे, और वहाँ पर जो यहाँ के मुसलमान भाग के मतलब दुख की वजह से भाग निकले हैं, उनको वो वापस लाएंगे घर में। वो उन दिनों में वो चाहते थे कि लोग अपने वतन को न छोड़ें, जबकि बड़े से बड़े दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन इज़ द सोल्यूशन, पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे कि चाहे सारे के सारे अगर हिंदू सिख भी मारे जाएं पाकिस्तान में, फिर भी कोई वजह नहीं है कि यहाँ पर एक मासूम मुसलमान को मारा जाए। यही बात उल्टी तरफ से भी कह रहे थे। हाँ, सारे बिल्कुल, के सारे मुसलमान यहाँ मारे उनकी तरफ से भी कह रहे थे, तब भी ये कोई वजह नहीं है। बार बार कह रहे थे कि अगर हम इस सांप्रदायिक मुद्दे को सुलझा नहीं पाएंगे तो हम दोनों देश जो हैं वो फिर से उपनिवेश बन जाएंगे। तो वो मरना नहीं चाहते थे। हालांकि ये कहना सही है कि वो थक गए थे। वो कह रहे थे कि मुझे आग का दरिया, मेरे को आग के दरिया में फेंक दिया गया, झोंक दिया गया है, मैं जल रहा हूँ, मेरी आत्मा जल रही है, ये सब कह रहे थे। लेकिन ये सब मानने के बावजूद वो खड़े थे, लड़ रहे थे, और अंतिम दिनों तक वो अपने दुखी भारतीयों को मतलब सराहना कर रहे थे, अंतिम दिन तक। और कोई सवाल? सर, मेरा सवाल है कि गांधी से अधिक महत्वपूर्ण क्या भगत सिंह और अंबेडकर नहीं है? देखिए, आप इंडिविजुअल्स को लेकर के आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है, और तुलना करने में ये इतिहास में तो ये हमारा काम है तुलना करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये सारे व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे। भगत सिंह तो 24 साल की उम्र में मर गए, ठीक है, और बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उन्होंने जो योगदान दिया उसमें भी गांधी जी का हाथ था। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू किसी और को उस पोजीशन में डालना चाहते थे, और गांधी जी ने कहा जब हमारे पास अम्बेडकर हैं तो हम किसी को क्यों बुलाएं, ये सबसे बड़े वकील हमारे ये हैं। तो ये मैं इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ डालने के पक्ष में नहीं हूँ। ये हमारे अंदर एक आदत बन गई है कि हम एक इंसान को दूसरे इंसान की तरह से हम लड़ा रहे हैं। तो एक दूसरे से लड़ने, ये प्रतियोगिता नहीं है कि कौन महान था कौन नहीं था। इनके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए काफ़ी गौर से इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, जिसमें इसका आंसर जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा। और कोई सवाल? मेरा ये सवाल है कि गांधी जी कहते हैं सत्य अहिंसा का मतलब जो नारा लगाते हैं गांधी जी, तो उस पर इतना बल क्या अव्यवहारिक नहीं है? और शोषक की हिंसा और प्रतिरोध की हिंसा क्या एक ही है? शोषक की हिंसा और प्रतिरोध की हिंसा एक नहीं है, लेकिन हिंसा एक शक्ति का व्याकरण है, और हिंसा पर अगर आप उतारू हो जाएंगे तो, क्योंकि जो राजसत्ता है, राजसत्ता हिंसा की निचोड़ है, सदियों से चलती आ रही हिंसा का निचोड़ है। तो आप अगर उसी शब्दावली में बोलेंगे, उसी व्याकरण का प्रयोग करेंगे, तो वही भाषा चलती रहेगी। गांधी जी इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहते थे,
वो चाहते थे कि आप इस दुष्चक्र से बाहर निकलें, और बाहर निकलने का रास्ता भी बताया उन्होंने। जबकि वो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से भी बात करने को तैयार थे, बड़े से बड़े मतलब पुलिस वालों से भी बात करने को तैयार थे, तो इमीडिएटली दे वुड बी डिसआर्म्ड, वो बात करने के काबिल नहीं रहते। ऐसा ही उन्होंने बिहार में किया, ऐसा ही उन्होंने खेड़ा में किया। जो लोग उनको दुश्मन मानते थे, उन्हें विनम्रता पूर्वक उनके सामने खड़े होकर कहते थे कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर आप CID की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो कह रहे थे कि अराजकता फैला रहा है ये आदमी, कम्युनिस्ट है, बोल्शेविक है, एनार्किस्ट है, ये सब कहा गया। लेकिन जब उस सामने पेश आता तो ऐसा लगता नहीं था। तो इस तरह से आपका कहना बिल्कुल सही है कि हिंसा जो है, वो भी मानते थे कि शासक वर्ग की हिंसा एक है और गरीबों की हिंसा अलग है। लेकिन अगर हम इस पथ पर चलेंगे तो हम इस आग में सारे के सारे झोंक जाएंगे, मर जाएंगे जल के। इसलिए मानते हुए आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हिंसा का अपना ही एक राज चल रहा है, और हिंसा के राज को तोड़ने के लिए वो कह रहे थे कि एकमात्र तरीका ये है कि हम प्रेम भावना से समाज को बदलने की प्रयास करें। थैंक यू दिलीप। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद हमारे कुछ दर्शकों को प्रेरणा होगी गांधी जी की आत्मकथा और ऐसी अन्य पुस्तकें पढ़ने की। जैसा कि दिलीप ने कहा, भारतीय इतिहास में उस मोड़ पर अगर गांधी जी ना होते तो हमें गांधी जी का आविष्कार करना पड़ता। और फिर से मैं एक बार दोहराऊं कि अगर हम इतिहास को वस्तुनिष्ठ ढंग से पढ़ें तो ये देखेंगे कि महात्मा गांधी मजबूरी का नहीं बल्कि भारतीय जनता की नैतिक शक्ति की मजबूती का नाम था। मुझे उम्मीद है कि अन्य एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। इस पर आपकी राय की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं या इस कार्यक्रम के बाद पढ़ते हैं और इस पर अपनी राय प्रकट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/राज्यसभा TV पर या हमारे ट्विटर हैंडल @राज्यसभा पर #किताब ऑन RSTV में ट्वीट कर सकते हैं। जो टिप्पणी इस पुस्तक के प्रसंग में, इस कार्यक्रम के प्रसंग में हमें सबसे बेहतर लगेगी, उसे हम कुछ पुस्तकें उपहार में भेजेंगे उस टिप्पणी को भेजने वाले को। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण किताब के बारे में बात करने के लिए, किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। देखते रहिए राज्यसभा TV। धन्यवाद।